आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 7 की कहानी पढ़ेंगे। लाल पान की बेगम। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। ये 1956 की कहानी है। इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी नामक पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह है इसका ठुमरी। ठुमरी में कुल 9 कहानियां हैं जो आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देख ले, में उसमें सब बताई हुई हैं कि कौन सी कहानी में किस संग्रह में है और उस संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं, उनके सब नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। इस कहानी के पात्र देखते हैं। बिरजू जो 7 वर्षीय बच्चा है, उसकी बहन चंपिया, बिरजू की माँ, उसका पिता, वृद्ध पड़ोसन और मखनी फुआ। जंगी की नवविवाहिता पुतोहू जंगी, रंगी जो जंगी का बेटा है, सिद्धू की बहू सवाइन, सुनेरी राधे की बेटी और लरेना की बीबी। यही पात्र हैं इसमें। कहानी का उद्देश्य क्या है? बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन में धूप रहते जो गई है। सवाइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। मतलब बिरजू की माँ कह रही है कि वो चंपिया नाम की जो लड़की थी इसकी, वो भी सवाइन की दुकान में गई थी और अब तक नहीं लौटी है। दिया बाती की बेला हो गई, मतलब समय हो गया। आए आज लौट के जरा। बागड़ के बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बागड़ बकरे का नाम है। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ। पिछवाड़े मतलब मकान की पिछली साइड बगीचा लगा रखा है वो मिर्ची का। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। मतलब इसने एक प्रकार से ताना कसा है उस पर, फुआ पर, भी जिसके आगे पीछे कुछ न वो मेले में जाए। गरम गुस्से में भुजी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए, हर, आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनिया मतलब पानी भरने वाली स्त्रियां की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छूटा बना दिया है, मतलब तेरे को बदमाश बना दिया है। तेरा हाथ चलता रहता है, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। निसाफ करो मतलब इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लेऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी, सो मैंने अभी टोक दिया।
नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मतलब जो स्त्रियां पानी भरने वाली थी उनको वो मखनी फुआ बता रही है कि पहले तो बिरजू की माँ ने मेले में जाने के लिए कह दिया कि बैलगाड़ी में चलेंगे, और अब वो उल्टी सीधी बातें कर रही है मेरे साथ। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, रे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। आ जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सर्वे शीतल शीतलरी मिट्टी, सर्वे सेटलमेंट। क्या किम के बासा पर फूल चाप किनारी वाली साड़ी पहन के तुम भी बंटा की भेंट चढ़ाती हो तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झुलती। जंगी की पुताऊ मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने वह गोने की नई बहू होकर आई है। गोने की मतलब मुकलावा कहते हैं हरियाणा में। और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासुओं से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सीड़ किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठेत है। लठेत मतलब लाठी चलाने वाला, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन में सोच कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लोटे तो तेरी मुंडी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगे हैं। कहीं बैठ के बाजे में मुरलिया सीख रही होगी। हरजाई, अरे चंपिया। बाजे ने मुरलिया मतलब ये गीत का नाम है। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और दोपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। ये बिरजू की माँ के लिए कहती है लाल पान की बेगम। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर तौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। मतलब ये कहानी गढ़ के वैसे ही फैला दी उन्होंने। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुट्टा हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है। सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सवाइन की दुकान पर मोती धरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। चंपिया की बेमतलब पिटाई हो गई बेचारी की। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना
चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। स्टेशन की छोकरियों से मतलब जंगी की पतो स्टेशन पास की लड़की थी उसकी कह रही है। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई थी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तल हथी फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ ने उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छिलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने जबरे केस की ओर जबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की और एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भरकर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। मतलब बिरजू की माँ इसलिए गुस्से हो रही थी कि उसको मेले में जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिली अब तक। बिरजू का पिता बैलगाड़ी नहीं लाया किसी की मांग कर। बिरजू की छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मलेठी टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही। कुछ बोले नहीं। जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मंडैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को। खोल दे गले की घंटी। हमेशा टूनर टूनर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टूनर टूनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनर झुनर बैलों की झुमकी। तुमने सू सू मतलब सुना। बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है। मतलब पूरा दिन से मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे और गाड़ी मिली नहीं तो बुढ़िया फुल गुस्से में है अब। मुझे जगाइयो मत कोई मेरा माथा दुख रहा है। मंडैया के वो सारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर
बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? मतलब उसे पता नहीं है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसलिए बहन से पूछ रहा है। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। समझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। ओहो। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मंडैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले तो किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूर करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। मनौती दूनी करके, सॉरी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोह की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चुमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खोइयों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के पप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। भतार मतलब भरतार, स्वामी। पुत खोकी किसी स्त्री का। बिरजा के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि मोहना मतलब खूब मोह लेता है अपनी बातों से दूसरे को। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर है। तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार। आज बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, कपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा नहीं देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं देनी है। बिरजू की माँ मजबूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला।
कौन सा शौक मौत दिया है उसके मर्द ने, कोल्लू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी। उसके खसम ने पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद ले। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। वह मतलब अपने आप को भी कोसती है। पहले बिरजू के पिता को कोसती रही, फिर अपने आप को कोसती है। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कूसने में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी पतली जीभ वाली पतूरिया, सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी। दो बच्चों की माँ को दो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। धनी लोगों की भीख दीठ से बचें तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है न। दोनों ने फिर उकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ। पकड़ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह ओले ओले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया दे। बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं है। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली ही कर पैदल ही चली गई क्या। मतलब उसे पता नहीं है घर में ही चुपचाप सोते हैं क्या, दीवा बाती बंद किए हुए। वो तो गाड़ी मांगने के लिए गया हुआ था। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजू मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, चंपिया है, उठती क्यों नहीं। ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा धब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, मतलब दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। दाने रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का। उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान।
नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तुमरे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान उठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माप है, चिड़ई चुरमुन है ये लोग। चिड़ई चुरमुन मतलब चिड़िया, चिड़ई मतलब चिड़िया। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं, और रोटी बनाती? मतलब उसका बाप पूछता है बिरजू का कि रोटी राटी बना दी क्या, मेले में चले? तो वो कहती है, जाने का ही ठीक ठिकाना नहीं तो मैं रोटी क्यों बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तुम पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? ये बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का पापा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपी और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपी और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ने। चंपी, जरा गैस गैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। मतलब दिन में तो मखनी फुआ को उसने कह दिया कि तेरे आगे पगैया नाथ पगैया नहीं, आगे पीछे। और अब वो उसको निहोरा करके बुला रही है, अपनी गलती मान रही है। बुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। गिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। पकड़ अपना हुक्का ले आई हो न बुआ। बुआ हुक्का पीती थी, उसे कहती तुम अपना हुक्का ले आई ना। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठ कर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सवाइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया। बेचारा श्याम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ हाँ। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा,
एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ऊँ हूँ, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतना क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चों चों करके घर घर आने लगा, तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पापा ने पूछा, रे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतो यह नाच देखने कैसे गए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिल्ट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनती तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोह का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के धरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पुतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोह। ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खास कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने पकड़ को कहूंगा। जंगी की पुतोह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोह है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है।
बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। ये हमारी कहानी पूरी हुई भाई। हमने कहानी के पात्र देख लिए, इसका प्रकाशन वर्ष देख लिया, ये किस कहानी संग्रह में है वो देख लिया, पत्रिका सब चीजें देख ली हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो कृपया लाइक शेयर करें जी, और कमेंट में ज़रूर लिख देंगे जी अगर पीडीएफ चाहिए तो। आप सबका धन्यवाद।